Good morning, students. Today we shall read your lesson number 4, My Struggle for Education. It is written by Booker T. Washington. Booker T. Washington के बारे में मैं आपको बता दूं, महान लेखक, विचारक, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और कितना स्ट्रगल किया अपनी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, वो इस लेसन में आपको पता चलेगा। शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, बुकर टी वॉशिंगटन का। One day at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. एक दिन ये कोल माइन में काम करते थे, मैं आपको बताऊं। कोल माइन यानी कोयले की खदान। कोयले की खदान में काम करते हुए इन्होंने दो माइनर्स को, दो खनिक लोगों को आपस में बातें करते हुए सुना। जो लोग एक बहुत ही महान स्कूल, बहुत बड़े स्कूल के बारे में बात कर रहे थे जो वर्जीनिया में स्थित था, और उस स्कूल के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि ये स्कूल कलर्ड लोगों के लिए है। मैं आपको बता दूं, कलर्ड लोग यानी जिनका रंग दबा हुआ होता है, यू कैन से ब्लैक पीपल, है ना। तो वर्जीनिया के उस स्कूल के बारे में दो माइनर्स बात कर रहे थे, दो खदान में काम करने वाले बात कर रहे थे कि वहां पे कलर्ड लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कूल है। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our time. ये पहली बार था कि मैंने सुना किसी ऐसे स्कूल और कॉलेज के बारे में जिसको इतना महत्व दिया गया था, इतनी ग्रेट मेरिट, इतना बड़ा इम्पोर्टेंस की। हमारे शहर में जो स्कूल हुआ करते थे कलर्ड लोगों के लिए, ब्लैक पीपल के लिए, निग्रोस के लिए, उतना उन स्कूल्स का उतना महत्व नहीं था जितना इस स्कूल की तारीफ वो दोनों कोयले की खदान में काम करने वाले माइनर्स ने उस स्कूल की तारीफ की। और लेखक ने सिर्फ इस बात को ओवरहियर किया यानी दो लोग जैसे बात करते रहे और आप उनकी बातचीत सुने, तो दैट इज ओवरहियरिंग। As they went on describing the school, it seemed to me that it must be the greatest place on earth. जब वो लोग उस स्कूल को डिस्क्राइब करने लगे, जब वो लोग उस स्कूल का वर्णन करने लगे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अपनी धरती का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महान जगह वो है, सबसे महान स्कूल है। Not even heaven presented more attractions for me at that time than did the Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia. अंडरलाइन कर लेंगे। शायद स्वर्ग भी इतना ज्यादा मुझे आकर्षित नहीं करता जितना उस वर्जीनिया के स्कूल ने मुझे आकर्षित किया, जिस स्कूल का नाम अंडरलाइन कीजिए, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। हैम्पटन का नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्जीनिया में स्थित था, अबाउट विच दीज मेन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये दोनों माइनर्स बात कर रहे थे। I resolved at once to go to that school. मैंने तुरंत रिजोल्व कर लिया, डिसाइड कर लिया, फर्मली डिसाइड कर लिया कि मैं उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाऊंगा। Although I had no idea where it was or how many miles away or how I was going to reach it. हालांकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, कोई आइडिया मेरे दिमाग में नहीं था कि ये स्कूल कहाँ पर है, यहाँ से कितनी दूर पर है और मैं उस स्कूल में पहुंचूंगा कैसे। I was on fire constantly with one ambition, and that was to go to Hampton. मैं लगातार इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया इस चीज़ को लेके, लेखक कहते हैं एक ही एम्बिशन कि मुझे वर्जीनिया के उस स्कूल, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर स्कूल में जाना है, पढ़ना है, और बस लगातार एक ही एम्बिशन, एक ही महत्वाकांक्षा मेरे मन में थी। दिस थॉट वॉज विथ मी डे एंड नाइट। रात और दिन फिर यही चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती थी कि मुझे उस स्कूल में जाना है, दाखिला लेना है। In the fall of 1872, I determined to make an effort to go there. ऑटम का महीना 1872 में, सितंबर अक्टूबर। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं जाऊंगा उस स्कूल में और वहां पे मुझे एडमिशन लेना ही है। My mother was troubled with a grave fear that I was starting out on a wild goose chase. माँ के मन में एक ही बात थी कि मैं किसी वाइल्ड गूज को, जंगली हंस को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ।
एट एनी रेट, यानी मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ जो फ्यूटाइल है, बेकार है, मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगा, पहुँच भी गया तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, वहाँ मेरे जैसे लोगों को नहीं लेंगे। इस तरह की बातें माँ किया करती थी और बोलती थी कि तुम बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हो कि तुम हैम्पटन तक जाओगे और वहाँ के स्कूल में दाखिला लोगे। At any rate, I got only a half-hearted consent from her that I might start. बहुत मैंने परस्यू किया, मैंने माँ को बहुत मनाने की कोशिश की और मुझे माँ की तरफ से एक हाफ हार्टेड कंसेंट मिल गया। माँ ने कह दिया, स्वीकृति दे दी बहुत ही अधूरे मन से कि ठीक है तुम जा सकते हो। I had very little money with which to buy clothes and pay my traveling expenses. मेरे पास में, मैं अब चूंकि कोयले के खदान में काम करने वाला एक श्रमिक, एक मजदूर, तो बहुत ही कम पैसे मेरे पास थे जिससे मैं कपड़े खरीद सकता या अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को, अपने रास्ते के खर्च पूरे कर सकता। My brother John helped me all that he could, but of course that was not a great deal. मेरे भाई जॉन ने मेरी मदद की जितना वो कर सकते थे, पर वो मदद इतनी ज़्यादा नहीं थी। गरीब फैमिली, उनके पास में इतना पैसा नहीं था। Finally the great day came and I started for Hampton. महान दिन आ पहुंचा, बड़ा दिन मेरे लिए, क्योंकि मैं अपनी शिक्षा की शुरुआत करने जा रहा हूं। मैंने हैम्पटन के लिए अपनी यात्रा शुरू की। I had only a small cheap satchel that contained the few articles of clothing I could get. मेरे पास में एक सस्ता सा छोटा सा बैग था। सैशल आपने देखा होगा, ऐसे कंधे पे लेके चलते हैं बैग को, जिसमें बहुत ही कम कपड़े थे, क्लोथिंग बहुत कम थी। My mother at the time was rather weak and broken in health. मेरी माँ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और उनका हाथ, मतलब उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। I hardly expected to see her again. मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं इस स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौटूंगा तो शायद मुझे अपनी माँ को दोबारा देखने का मौका ना मिले। Thus our parting was all the more sad. और इसलिए माँ से अलग होते हुए मैं काफ़ी दुखी हो गया था। She, however, was very brave through it all. लेकिन मेरी माँ इस पूरे काम के दौरान बहुत बहादुर रही। उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी जब मैं अपने यात्रा की तैयारी कर रहा था। The distance from Malden to Hampton is about 500 miles. माल्डन में लेखक रहते हैं, वहाँ से हैम्पटन का डिस्टेंस है 500 मील। लेखक के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी गाड़ी से जा सके। कैसे गए होंगे? By walking, पैदल चल के, begging rides both in wagons and in the cars, in some way after a number of days. I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. किस तरह से गया? पैदल, कभी किसी के वैगन में बैठ के, कभी किसी की कार में बैठ के, बेग करके, आप हमको लिफ्ट दे दीजिए, जैसे लिफ्ट लेते हैं ना, उस तरह से। काफी दिनों के बाद मैं रिचमंड पहुंचा। रिचमंड जहां से 82 माइल्स, 82 मील की दूरी अभी भी बाकी थी हैम्पटन तक पहुंचने के लिए। When I reached there, tired, hungry and dirty, it was late in the night. रिचमंड जब मैं पहुंचा तो रात हो चुकी थी, काफी रात हो चुकी थी। इट वॉज लेट नाइट। मैं भूखा था, प्यासा था, थका हुआ था और बहुत डर्टी, गंदा हो चुका था। इट वॉज लेट इन द नाइट, रात का समय। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी एंड दिस रादर एडेड टू माई मिजरी। मैं पहले कभी इतने बड़े शहर गया नहीं था, तो जो मैं भूखा, प्यासा, डर्टी, जो मेरी स्थिति खराब थी वो तो थी ही, इसके अलावा इतना बड़ा शहर, इससे मैं और ज़्यादा मिजरेबल हो गया, और ज़्यादा परेशान हो गया। When I reached Richmond, I was completely out of money. जब मैं रिचमंड पहुंचा, मेरे पास पैसे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। I had not a single acquaintance in the place and being unused to the city ways, I did not know where to go. रिचमंड में मैं किसी को भी नहीं जानता था और मुझे शहर के तौर तरीके कुछ मालूम नहीं थे। मैं ये भी नहीं जानता था कि मुझे जाना कहाँ है। मैं कोशिश करने लगा कि कहीं पर मैं रुक सकूं, कहीं ठहर सकूं। I asked at several places for lodging. लॉज करने के लिए, रात में रुकने के लिए मैं कई जगहों पे गया। They all wanted money. जितने लोग थे उनको पैसे चाहिए थे।
एंड दैट वॉज वॉट आई डिड नॉट हैव, और यही चीज मेरे पास नहीं थी। लॉज में पैसा लगता है, लेखक के पास पैसा नहीं था। Knowing nothing else better to do, I walked the street. जब मैंने देखा अब कुछ नहीं कर सकता, कहीं रुकने की जगह नहीं, बड़ा शहर, तो मैं चुपचाप सड़क पे चलता रहा। I must have walked the streets till after midnight. लगातार मैं सड़क पे चलता रहा, मध्य रात्रि तक, midnight तक। At last I became so exhausted and I could walk no longer. I was tired. जब मैं इतना एग्जॉस्ट हो गया, इतना थक गया कि अब मैं पैदल चलने की स्थिति में नहीं था, तो I was hungry, I was tired, I was everything but discouraged. मैं थका हुआ था, भूखा था, सब मेरी स्थिति बुरी तरह से खराब थी, पर मैं डिस्करेज नहीं था, मैं निराश नहीं था। जितनी भी परेशानियां थी, भूख, प्यास, थकान सब थी, लेकिन अभी भी मैं निराश नहीं हुआ था। Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably elevated. Extreme physical exhaustion. जब मैं पूरी तरह से, मेरा शरीर एकदम थक के चूर हो गया, तो मैं एक ऐसे स्थान पे पहुंचा जहां पे साइड वॉक, फुटपाथ होता है पैदल चलने वालों के लिए, वो थोड़ा सा उठा हुआ था। I waited for a few minutes till I was sure that no passerby could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night on the ground with my satchel of clothing for a pillow. जब मैंने देखा कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, तो वो फुटपाथ का जो रोड थी वो थोड़ी सी उठी हुई थी, बीच में गैप था, मैं चुपचाप उसके नीचे चला गया और पूरी रात मैं उसी के नीचे था। जो बैग मैंने अपना रखा हुआ था उसको मैंने तकिए की तरह से अपने सिर के नीचे लगा लिया। Nearly all the night I could hear the tramp of feet over my head. अब वो साइड वॉक लोगों के पैदल चलने के लिए था, तो लगभग पूरी रात लोगों के पैरों की आवाज मेरे कान में पड़ती रही। The next morning I found myself somewhat refreshed. अगली सुबह थोड़ी सी नींद हुई मेरी, तो मुझे अच्छा लगा। But I was extremely hungry. बहुत भूखा था मैं। As soon as it became light enough for me to see my surroundings, I noticed that I was near a large ship. सुबह का उजाला हुआ, मैंने देखा कि मैं किस स्थान पे हूँ। आसपास देखा तो पता चला कि मैं एक बहुत बड़े से पानी के जहाज के पास हूँ। It seemed to be unloading a cargo of pig iron. उस जहाज से कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। I went at once to the vessel and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food. मैं तुरंत उस जहाज के पास गया और उस जहाज के जो कैप्टन थे उनसे मैंने परमिशन मांगी, उनसे मैंने अनुमति मांगी कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ जो इसमें से कच्चा लोहा उतारा जा रहा है, पिग आयरन उतारा जा रहा है, क्या मैं इसको उतारने में मदद करूं? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे भूख लगी है, तो मैं खाने के लिए चाहता हूं कि मैं कुछ काम करूं। द कैप्टन, अ वाइट मैन हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, कंसेंटेड। कैप्टन एक गोरा आदमी था और दयालु था, तो उसने मुझे कंसेंट दे दी, स्वीकृति दे दी कि ठीक है। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट। मैंने इतनी देर काम किया कि मैं अपने नाश्ते के लिए पैसा इंतजाम कर सकूं। And it seemed to me, as I remember it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten. इतना काम मैंने किया कि मैं अपना नाश्ता खरीद सकूं, और मुझे लगा, जैसा मुझे अभी याद आता है, कि वो जो नाश्ता मैंने किया, वो जो ब्रेकफास्ट मैंने किया, वो आज तक मैंने जितने नाश्ते खाए होंगे उसमें सबसे बेस्ट था, उसका स्वाद सबसे अच्छा था। My work pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. मेरे काम से कैप्टन इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे कहा, ठीक है, तुम अगर रोज थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो तुम यहाँ पर काम कर सकते हो।
दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू। मैं तो बहुत खुश हुआ कि चलो कम से कम मेरे पास में कुछ ना कुछ इंतज़ाम है पैसा और कमाने का। I continued working on this vessel for a number of days। बहुत दिनों तक मैं उस जहाज के पास में काम करता रहा। After buying food with my small wages, there was not much left to pay my way to Hampton। रोज़ अपना खाना खरीदने के बाद में, रोज़ अपना खाना लेने के बाद में जो थोड़ी सी मुझे तनख्वाह मिलती थी, वेतन मिलता था, उससे बहुत ज़्यादा पैसा मेरे पास नहीं बचा हुआ था कि मैं हैम्पटन जा सकूं। In order to economize in every way possible, I continued to sleep under the sidewalk। जहाँ तक हो सके पैसे बचाने के लिए, इकोनोमाइज करने के लिए मैंने साइडवॉक के अंदर नीचे सोना जारी रखा। मैं कहीं लॉज लेके सोने नहीं गया। When I had saved enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again। जब मैंने पर्याप्त पैसा जमा कर लिया जिससे मैं हैम्पटन पहुंच जाऊं, तो मैंने जो जहाज के कैप्टन थे उनको धन्यवाद कहा, उनके दयालुता के लिए, काइंडनेस के लिए, और फिर से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। Without any unusual occurrence, I reached Hampton। बिना किसी खास परेशानी के मैं हैम्पटन पहुंच गया। With a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education। मेरे पास में सिर्फ 50 सेंट थे जिससे मुझे अपनी शिक्षा की शुरुआत करनी थी। The first sight of the large 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place। जब मैं वहाँ गया और मैंने उस स्कूल बिल्डिंग को देखा, 3 स्टोरी स्कूल बिल्डिंग, ऐसा लगा कि मैं जितना तकलीफ मुझे हुई है, जितनी प्रॉब्लम्स मुझे इस स्कूल तक पहुँचने में हुई है, वो सारी तकलीफें ख़त्म हो गई। The sight of it seemed to give me new life। उसका नज़ारा देख के, उसका दृश्य देख के ऐसा लगा जैसे मुझ में नया जीवन आ गया है। As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, I presented myself before the head teacher for assignment to a class। जैसे ही मैं उस स्कूल में पहुंचा तो मैं सीधा हेड टीचर के पास गया कि मुझे किसी क्लास में दाखिला दे दें। Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, I did not of course make a very favorable impression upon her। इतने लंबे समय से न ढंग से खाना खाया, न ढंग के कपड़े, और न ही ठीक से नहाया धोया, तो मुझे देख के जो हेड टीचर थी उनके ऊपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा मैंने महसूस किया। I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे देख के उन्हें महसूस हुआ कि मैं विद्यार्थी होने के काबिल हूँ इस स्कूल का। For some time she did not refuse to admit me, neither did she decide in my favor। कुछ देर तक तो उन्होंने कुछ मुझे कहा ही नहीं, ना रिफ्यूज किया कि तुमको हम एडमिट नहीं करेंगे, और ना ही ये कहा कि हम तुम्हें एडमिट करेंगे। I continued to linger about her and to impress her in all the ways I could with my worthiness। अब हेड टीचर ने कुछ भी नहीं कहा, मैं चुपचाप उनको कोशिश करता रहा कि मैं उनको किसी तरह से राजी कर सकूं, मैं उनको किसी तरह से मना सकूं, मैं किसी तरह से उनको तैयार कर सकूं कि वो मुझे अपने स्कूल में दाखिल कर लें। उनके आगे पीछे घूमता रहा, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा। In the meantime, I saw her admitting other students and that added greatly to my discomfort। इस बीच में मैं देखता रहा कि उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स को, दूसरे विद्यार्थियों को दाखिल किया, और मुझे बहुत खराब लग रहा था कि मुझे दाखिल नहीं किया जा रहा है, दूसरे जो आ रहे हैं उन्हें लिया जा रहा है। I felt deep down in my heart that I could do as well as they। मेरे अंदर एक भावना थी, मैं इस चीज़ को जानता था कि जितना कोई दूसरा विद्यार्थी अच्छा कर सकता है उतना मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। If I could only get a chance to show what was in me।
अगर मुझे सिर्फ एक मौका मिले ये बताने का कि मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मैं कैसे मेहनत कर सकता हूँ, ये सिर्फ मुझे दिखाने का मौका मिले, स्टूडेंट बनने का मौका मिले, मैं दूसरे बच्चों जैसा ही होशियार बन के दिखा सकता हूँ। After some hours passed, the head teacher said to me, कुछ घंटे तो ऐसे ही बीत गए। अब हेड टीचर ने मुझसे कहा, The adjoining recitation room needs sweeping. ये जो पास का बाजू का कमरा है, रिसाइटेशन रूम, इसको साफ करने की आवश्यकता है, बहुत गंदा है वो कमरा। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, ये झाड़ू पकड़ो और इस झाड़ू से उस कमरे को साफ करो। It occurred to me at once that here was my chance. जैसे ही मुझे ये काम दिया गया कि बाजू का कमरा जहाँ रिसाइटेशन होता है उसको साफ करने के लिए कहा जा रहा है, मैं समझ गया कि ये मेरा मौका है। Never did I received an order with more delight. कभी मैंने किसी भी काम को इतना खुशी से नहीं किया होगा जितना मैं उस काम को करने के लिए उत्साहित हो गया। I swept the recitation room 3 times. 3 बार मैंने झाड़ू मारा उस कमरे को। And Then I got a dusting cloth. उसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया जिससे धूल हटाने के लिए डस्टिंग क्लॉथ लिया। And I dusted it 4 times. 4 बार मैंने वहाँ पे फर्नीचर जो रखा था, सामान जो रखा था, उसकी धूल हटाई। All the woodwork around the walls, every bench, table and desk I went over 4 times with my dusting cloth. दीवार में जो अलमारियां लगी हुई थी, जो वुडवर्क था, खिड़कियां, दरवाजे, सब, हर बेंच, टेबल, डेस्क, सब 4-4 बार पोछा रगड़ रगड़ के। Beside every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. एक एक फर्नीचर, एक एक सामान जो टेबल बेंच था, हटा हटा के मैंने सफाई की। एक एक अलमारी को साफ किया। I had the feeling that in a large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. मेरे मन में ये भावना आई कि मेरा जो भविष्य है वो बहुत हद तक इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि मैं क्या इंप्रेशन, इस कमरे की सफाई का काम मेरे को दिया गया है। अगर मैं इस कमरे की सफाई अच्छी तरीके से करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे यहाँ एडमिशन मिलने का चांस मिलेगा, जो इंप्रेशन मैं अपनी हेड टीचर के ऊपर बनाऊंगा। When I was through, I reported to the head teacher. जब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कमरे को अच्छी तरह से साफ कर लिया है, मैंने हेड टीचर को रिपोर्ट किया, बताया। She was a Yankee woman who knew just where to look for the dirt. अमेरिका के उत्तरी इलाके में रहने वाले लोग यांकी कहलाते हैं। तो वो नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक नेटिव थी, निवासी थी, जिसको मालूम था कि धूल कहाँ होती है। She went into the room and inspected the floor and closets. उसने वो गई कमरे में और उसके बाद उन्होंने रूम को, जमीन को, अलमारियों को इंस्पेक्ट किया, देखा। Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork about the walls and over the table and benches. उसके बाद उन्होंने अपना रुमाल निकाला और अपने रुमाल से टेबल, बेंच, अलमारी सबको रब करके देखा कि वहां पर कोई धूल, गंदगी, डर्ट है क्या? क्या मिला होगा उनको? कुछ मिला? आपने देखा कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में 4-4 बार कमरे को सफाई की, झाड़ू किया, स्वीप किया, उसके बाद में कई बार डस्टिंग क्लॉथ से पोछा, क्योंकि उनके मन में ये भावना थी कि अगर उन्होंने यहाँ पर अच्छे से काम नहीं किया तो इम्प्रेशन आएगा एक केयरलेस वर्कर का, और केयरलेस वर्कर का जो इम्प्रेशन है वो हो सकता है कि उनको इस स्कूल में एडमिशन दिलाने में समर्थ ना हो। तो इसलिए कई बार उन्होंने उसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ किया। उनके दिमाग में ये भावना थी कि अगर मैं अच्छी तरह से सफाई करूंगा तो जो इम्प्रेशन पड़ेगा हेड टीचर के ऊपर वो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। और जैसा
आप देख रहे हैं कि हेड टीचर ने आते ही साथ पहले जमीन, फर्नीचर, एक एक चीज को देखा। उसके बाद उन्होंने अपना रुमाल निकाला और उस रुमाल को रब करके देखा खिड़कियों पे, दीवारों पे, फर्नीचर पे कि क्या उसमें डर्ट है, डस्ट है। She went into the room and inspected the floor and closets. Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork about the walls, over the tables and benches. सारी चीजों को उन्होंने बहुत 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 minutely check किया. When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked, "I guess you will do to enter this institution." मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस इंस्टीट्यूशन में, इस संस्थान में दाखिल होने के काबिल हो। I was one of the happiest souls on the earth. जैसे ही हेड टीचर ने ये रिमार्क किया कि तुम इस संस्थान में दाखिल होने के काबिल हो, मैं बहुत खुश हो गया। ऐसा लगता था कि दुनिया में मुझसे खुश नसीब और कोई नहीं है। The sweeping of that room was my college examination. उस कमरे की सफाई जैसे मेरे लिए कॉलेज एग्जामिनेशन था। I have passed several examinations since then. उसके बाद जब मैं उस स्कूल में दाखिल हो गया, उसके बाद तो मैंने कई एग्जाम्स निपटाए, कई एग्जाम्स दिए कॉलेज के और मैं पास हुआ। But I have always felt that this was the best one I ever passed. पर मेरे मन में ये भावना आई कि सबसे अच्छा एग्जामिनेशन जो मेरा हुआ था और सबसे ज्यादा जिस एग्जामिनेशन को पास करने की खुशी मुझे हुई थी, वो था उस कमरे की सफाई करना। आपके मन में ये बात आएगी कि एक लेखक, एक ऑथर जो अपने जिंदगी के शुरुआती दिनों में एक बहुत बड़ा स्ट्रगलर रहा, संघर्ष करता रहा और बड़ी मुश्किल से एजुकेशन हासिल की, ढेरों एग्जाम पास किए, उसके लिए कमरे की सफाई ही वो सबसे अच्छा एग्जाम कमरे की सफाई को क्यों मान रहा है। तो मैं इसमें आपको बता दूं, अगर उस एग्जामिनेशन में लेखक पास नहीं हुए होते तो शायद आगे के कोई भी एग्जाम में वो पास नहीं हो पाते, क्योंकि शिक्षा के दरवाजे, एजुकेशन और नॉलेज का जो गेट था वो ओपन हुआ जब उन्होंने उस कमरे की सफाई को पूरे मन से होल हार्टेडली किया और अपनी हेड टीचर के ऊपर में एक बहुत बढ़िया इंप्रेशन बनाया, जिससे इंप्रेस होके उन्होंने उनके डिलिजेंस को देख के, उनके परसुएंस को देख के, उनकी मेहनत को देख के, उनके लेबर को देख के उन्होंने उस स्कूल में उन्हें दाखिल किया और अल्टीमेटली वो उस स्कूल में दाखिल होने के बाद ढेरों एग्जाम्स उन्होंने पास किए, कॉलेज एग्जामिनेशंस निकाले, बहुत बड़े लेखक बने, बहुत बड़े ऑथर बने। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, इंक्लूडिंग हिज बायोग्राफी अप फ्रॉम स्लेवरी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड वर्क एंड माई लार्जर एजुकेशन। ये सारे किताबें उनकी लिखी हुई हैं जो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल बुक्स हैं, जिसमें उन्होंने अपनी जीवनी को बताया, अपने बारे में कहा है। तो ये सब तभी संभव हो पाया जब उन्होंने कमरे की सफाई अच्छी तरह से की और एक अपनी वर्दीनेस प्रूव की, अपने क्वालिटी को शो किया। So this was your lesson, my struggle for education. अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और शॉर्ट रिस्पॉन्सेज। आपको एक शब्द में या शॉर्ट रिस्पॉन्स में जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द स्कूल फॉर कलर्ड पीपल? कलर्ड शब्द यूज हो रहा है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ब्लैक पीपल के लिए, निग्रोज के लिए द वर्ड इज यूज्ड कलर्ड हियर। तो पहला क्वेश्चन है, कलर्ड पीपल के लिए स्कूल कहां पर था? आपका आंसर है वर्जीनिया। आंसर 1 वर्जीनिया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल इन वर्जीनिया? वर्जीनिया के स्कूल का नाम क्या है? आपको अंडरलाइन कराया, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। आंसर 2 हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट।
Hampton Normal and Agricultural Institute. Question number 3. What is the name of the author's hometown? लेखक के होम टाउन यानी जहां जिस शहर में वो रहते थे उस शहर का नाम आपको बताना है, तो उसका नाम है माल्डन. आंसर 3, माल्डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ फार इज रिचमंड फ्रॉम द ऑथर्स होम टाउन? ऑथर के होम टाउन से रिचमंड की दूरी कितनी थी? ऑथर का होम टाउन कितना रहा होगा? आप ध्यान कीजिए, माल्डन से रिचमंड की दूरी 82 माइल्स. आंसर फॉर 82 माइल्स. Next question. What is the author's first experience with a large city? ऑथर का एक्सपीरियंस इतनी लार्ज सिटी के साथ, इतने बड़े शहर के साथ कैसा रहा? थके हुए थे, पूरी तरह से परेशान थे, बहुत ही एकदम कहना चाहिए कि मिजरेबल कंडीशन में थे. द आंसर इज मिजरेबल. आंसर 5, मिजरेबल. Question 6. How much money did the author have with him when he reached Hampton? जब लेखक हैम्पटन पहुंचे तो उनके पास में कितना पैसा था? Only 50 cents. Answer 6, 50 cents. Next question. What quality in the author impressed the head teacher the most? कौन सी क्वालिटी ऐसी थी लेखक के अंदर जिससे हेड टीचर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए? तो वो सबसे बड़ी चीज है उनमें जो डिलीजेंस था, परसुएंस था, कि लगातार वो उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी. पहले तो अपने हेड टीचर के आगे पीछे घूमते रहे, किस तरह से उनको एडमिशन मिल जाए, इंप्रेस करने की कोशिश. फिर उन्होंने हार्ड वर्क किया. तो इस क्वालिटी को कहेंगे डिलीजेंस. आंसर 7, डिलीजेंस. इस तरह से ये आपके वन वर्ड आंसर्स थे. इसके बाद है एक्सरसाइज 2. वील सी इट इन योर नेक्स्ट पीरियड. थैंक यू.